तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सबका स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग थंबनेल पे ये आपका मॉडल पेपर रहने वाला है। ठीक है, ये मॉडल पेपर हमारे द्वारा टाइप किया गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही आप लोगों के लिए ऐड किया गया है, जो कि हर साल आपके एग्ज़ाम में रिपीट होता है। ठीक है, तो ये आपका साइंस का रहने वाला है। क्लास 8 के बच्चों के लिए आपको 1 घंटा टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर में। और ये सारे जो होंगे आपके, देयर आर 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन ऑल। कुल क्या है आपका 50 बहुविकल्प प्रश्न रहने वाले। ठीक है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। सभी क्वेश्चनों का आंसर देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न में आपको 1 अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। तो यही सब कुछ है, आपको पढ़ लेना है। और परीक्षा भवन छोड़ने से पहले OMR उत्तर पत्रक जो है आपका, उसको वाचिक को लौटा दीजिए। प्रश्न पत्र आप अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, जो आपका आंसर शीट होगा उसको आपको जमा करना होगा। जो आपके वहाँ पर टीचर रहेंगे उनको, यहाँ पर शिक्षक होगा तो वीक्षक लिखा दिया है। ठीक है, जो शिक्षक होगा उनको दे देना है। और बाकी तो देख सकते। चलिए क्वेश्चन से शुरू करते बिना बकबक किए, बहुत जो सो बोल दिए। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, कब शुरू किया गया था भारत में प्रोजेक्ट टाइगर? तो इसका देखिए, आप ऑप्शन देखिए, 1990 में, या फिर 1972 से 1973 ईस्वी में, या 2007 से 8, या शुरू नहीं हुआ। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1972 से 1973 के बीच में किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो हम लोग जानते हैं सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज की थी किया था, वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और कब किया था? 1665 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने जो है मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आपको बोलना एंटन वन लीवनहक। और कब किया था? तो 1674 ईस्वी में। ठीक है, ये भी ईस्वी आप याद रखने का, जीवित कोशिका और मृत कोशिका। अगर मृत कोशिका पूछता है तो रॉबर्ट हुक ने किया था, और सबसे पहला जो किया था कोशिका खोज तो वही किया था रॉबर्ट हुक, वो जो कि मृत कोशिका था। ठीक है, कॉर्क सेल से किया था, और 1665 ईस्वी में। और आपको बता ही चुके हम कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटन वन लीवनहक ने 1674 ईस्वी में। तो ये सब चीज़ें आप कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं आंसर दे रही हूँ उसके साथ 2-3 चीज़ें भी बता रही हूँ। फिर क्या बोल रहे हैं, तो देखिए आपको क्या बोल रहे हैं, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो वो कौन सा धातु है? इतना मुलायम है कि उसे आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? चांदी, पारा, सोडियम या सोना। तो सोना तो नहीं होगा जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। चांदी भी नहीं होगा। और पारा क्या होता है? पारा तो द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये इसमें मुलायम का कोई तो बात ही नहीं है। इसमें हो जाएगा सोडियम। सोडियम और कुछ ऐसे है जैसे कि सोडियम, लिथियम, ये सब जो है बहुत ही मुलायम धातु में होते हैं। ठीक है, गिनती इनका, तो ये सब भी देख लीजिएगा। तो इसका जो हो जाएगा 3 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। निम्न में से कौन सी ऐसी धातु है जिसमें विद्युत लेपन के द्वारा किसी धातु की चादर को बढ़ाया जा सकता है? अच्छा, विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, वो कौन सी धातु है? लोहा। विद्युत लेपन किस में करते हैं? क्रोमियम, तांबा या एल्युमिनियम। तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर? तो जो क्रोमियम होता है उस पर अगर विद्युत लेपन करेंगे तो उस वस्तु में क्या होता है, उसकी चमक को बढ़ाया जा सकता है विद्युत लेपन से। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद करने की है कि लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संचारणीय रोगों का सबसे प्रमुख कारण होता है, क्या होता है देखिए। तो संचारणीय रोग जो होता है उसका सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? किसके द्वारा होता है इसका संचार? चींटी के द्वारा? तो ऐसा कुछ नहीं है।
ड्रैगन मक्खी ऐसा भी नहीं है, मकड़ी या घरेलू मक्खी। तो जनरली जो घरेलू मक्खी होते हैं और जो आपका मॉस्किटो होते हैं ना, उसके द्वारा ही सारा रोग फैला जाता है, ठीक है, मतलब फैलता है, स्प्रेड आउट होता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का डी। और निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? जरायुज है तो इसमें क्या, मनुष्य, मुर्गी, कौवा या बतख? इसका कौन सा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य। मनुष्य एकमात्र ऐसा जंतु है जो जरायुज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाते हैं, ऐसा इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? जैसे ही जो शुष्क मौसम जब होता है ना, तो हम जैसे ही बालों पर कंघी करते हैं तो फिर से वो बिखर जाते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, तो ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल या फिर घर्षण बल या चुंबकीय बल? तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर, बताइए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? ऊष्मीयमान सबसे अधिक किसका होगा? लकड़ी का, केरोसिन का, एलपीजी का या हाइड्रोजन का? तो ऊष्मीयमान सबसे अधिक किसका होगा? आपका हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? तो अगर नर मतलब पुरुष तो XY लगेगा, अगर स्त्री होगा, ठीक है, अगर स्त्री होगी तो क्या होगा? XX। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है, तो बच्चों का जो लिंग होता है कि वो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, वो किस पर निर्भर करता है? पिता पे, ना कि माता पे, ठीक है। क्योंकि जो XY जो होता है गुणसूत्र, वो फीमेल, XY जो होगा आपका मेल में रहेगा और फीमेल में क्या होगा? XX गुणसूत्र। तो इससे कुछ चेंज होता है? कुछ नहीं। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा हमारे समाज के लिए जो भी बोलो अभिशाप टाइप का ही बोलो कि महिलाओं को दोष दिया जाता है लड़की होने का, जबकि उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके पास दोनों एक्स ही है। अगर पिता से Y आता है तो, अगर पिता से Y आता है और माता से तो X ही आना है, इधर भी X इधर भी X। और अगर पिता से Y आता है तो ये पुरुष बनेगा, XY हो गया। और अगर पिता से भी X आया, माता से भी X, तो XX, फिर वो लड़की बनेगी, ठीक है। ऐसे आपका लिंग निर्धारण होता है किसी भी शिशु का। फिर क्या हो रहा है? मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो हम लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। रेटिना पर बनता है मनुष्य का प्रतिबिंब। अगर आपसे हम एक क्वेश्चन पूछे तो क्या आप बता पाएंगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? अगर हम पूछे तो, अगर आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? रबी फसल होता है, खरीफ फसल। तो गेहूं, चना, आलू या धान, तो इनमें से कौन सा जो है खरीफ फसल है? तो गेहूं जो है आपका, गेहूं और चना, आलू, ये सब आपका रबी फसल है। तो खरीफ फसल मतलब धान, ठीक है। फिर क्या बोले? सौर परिवार में कितने ग्रह है? तो सौर परिवार में कुल कितने ग्रह है? तो 8 ग्रह है, ठीक है। इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं अगर जिनको पढ़ना है। घर्षण हमेशा क्या होते हैं? हानिकारक है, लाभदायक है, ना हानिकारक और ना लाभदायक, कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होते हैं। तो इसको भी आंसर और इसका डी हो जाएगा। आपको पहले अच्छा से ऑप्शन पढ़ना है, ना कि एक दो आंसर पढ़ के ही आपको टिक मारना है, ठीक है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। तो पहले आंसर देने से पहले आप सारे ऑप्शन को जरूर पढ़िए। फिर क्या लिखा है? पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? तो पैराशूट बनाने में किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक का, फिर नायलॉन का या कपास का? इनमें से कोई नहीं। तो किसका उपयोग होता है? तो नायलॉन का, ठीक है। नायलॉन जो होता है उनका उपयोग होता है पैराशूट बनाने में। मनुष्य के कानों के लिए
क्या है, स्वता पारस है। कितना होता है परास होता है वो 20 हेटेज से 20,000 हेटेज, या फिर 20,000 हेटेज, या 2,000 हेटेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा आंसर जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा? तो इसका 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो सामान्य मनुष्य का जो ये होता है ऑडिबिलिटी, क्या होता है, द रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी फॉर द ह्यूमन ईयर, तो वो कितना होता है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज। किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को क्या रिकॉर्ड किया जाता है? तो किससे? रिक्टर पैमाना, या फिर कंप्यूटर, या भूकंप लेखी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका रिक्टर पैमाना जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर। भूकंप लेखी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और कंप्यूटर तो कोई है ही नहीं इसमें, और इनमें से कोई नहीं, तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। तो इसको देखिए, विश्व तापमान का प्रमुख कारण है। विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या? नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, या ओजोन की बढ़ती मात्रा, या कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो बोल रहे तापन, क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ, बताइए क्या हो जाएगा इसका? तो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा की वजह से क्या हो रहा है? तापमान, टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण ये भी है कि ओजोन, ठीक है, ओजोन लेयर का जो क्षय हो रहा है, इसीलिए भी टेम्परेचर हमारे पृथ्वी में बढ़ रहा है। क्योंकि ओजोन लेयर क्या करते हैं, जो हमारे सन से यूवी लाइट्स आते हैं उनको हमारे पृथ्वी को उनसे बचाता है, ठीक है, उन्हें एंटर करने नहीं देता है। तो जैसे हमारा अर्थ के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ओजोन लेयर जो लेयर है हमारा, ठीक है, अर्थ के चारों ओर, तो वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से भी हमारा टेम्परेचर अंदर का बढ़ जा रहा है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर इंक्रीज अमाउंट ऑफ ओजोन नहीं होगा। ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन बोलो, या फिर ओजोन लेयर जब डिस्ट्रॉय हो रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये हो सकता है, ठीक है। फिर क्या है? संकटापन्न प्रजाति है, क्या है? संकटापन्न प्रजाति है घोड़ा, गाय, कुत्ता, या बाघ। तो 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बाघ। ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा उटपटांग सा ये नाम है, जैसे संकटापन्न प्रजातियाँ। तो बाघ अनडैमेज्ड स्पीसीज, अच्छा, मतलब जो अब क्या है, अनडैमेज्ड है, ठीक है, वो क्या है? टाइगर्स। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है, और जो होता है प्लांट कोशिका में क्या होता है? तो प्लांट कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति एब्सेंट होता है, मतलब सेल वॉल जो होता है एब्सेंट होता है। तो उसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? अगर जल को आपको शुद्ध करना है, ठीक है, तो उसमें किसका उपयोग करते हैं? ब्रोमीन का, क्लोरीन का, या ऑक्सीजन का, या नाइट्रोजन का? इसका कौन सा हो जाएगा? तो क्लोरीन का यूज़ करते हैं हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम है। वर्ल्ड जो आपका क्या था, द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो था उनका क्या नाम था? तो पेनिसिलिन, ठीक है। आप लोग हायर क्लास में जब जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसकी खोज किसने की, कब किया, और जिन्होंने किया उसे कब अवार्ड दिया गया, ठीक है, ये सब के बारे में 12th में बहुत ही अच्छा से बताया गया है उसमें। फिर देखिए क्या है, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अनुपात क्या होता है? तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो पानी का फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। वाटर का क्या जो होता है, तो ये होता है H2O। तो मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, तो 2:1। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा क्या है, जनन होता है? द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन, ठीक है, एक द्विखंडन इस तरह से है। तो जो होता है अमीबा, अमीबा जो होता है जिसमें द्विखंडन द्वारा विभाजन होती है। हाइड्रा में मुकुलन होता है, ठीक है। पैरामेसियम जो होता है उसमें बहुखंडन होता है। क्या होता है? बहुखंडन। तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर? अमीबा। अमीबा जो होता है इसमें जो होता है बाइनरी फ्यूजन। द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से, द्रव का जो दबाव होता है वो गहराई के बढ़ने से क्या होता है? घटता है, बढ़ता है? जैसे जैसे हम पानी के एकदम अंदर निचले सतह पर जाएंगे तो उसमें क्या होगा हमारा? जैसे जैसे हम पानी के निचले सतह पर जाएंगे तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा? जो द्रव का जो दबाव होगा वो क्या होगा? जैसे ही हम गहराई बढ़ा रहे हैं तो दबाव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा हो जाए? जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा वैसे वैसे दबाव क्या हो जाएगा? इसका बढ़ेगा, दबाव भी बढ़ेगा जैसे जैसे इसका गहराई बढ़ेगा। ठीक है, विथ इंक्रीज इन डेप्थ द प्रेशर ऑफ फ्लूइड। क्या है? ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक होता है। ईंधन का ऊष्मीयमान का मात्रक क्या होता है? किलो जूल होता है, या केजी होता है, या आपका केजी और केजे ऑब्लिक केजी। तो क्या हो जाएगा? ऊष्मीयमान का, ईंधन का जो ऊष्मीयमान का मात्रक होता है वो क्या होता है? 25 का क्या हो जाएगा? सी, केजे पर केजी, किलो जूल पर केजी। ठीक है, फिर क्या होता है? किशोरावस्था की उम्र है कितना है? 11 से 19 वर्ष, या 6 से 10 वर्ष, या 0 से 6 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो किशोरावस्था किसको बोलेंगे हम लोग? तो 11 से जो आपका 19 वर्ष का जो एज रहेगा उसको हम लोग किशोरावस्था बोलेंगे। ठीक है, क्या बोले? सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी क्या है? तो इसको हम लोग निकटतम दूरी भी कह सकते हैं। तो सामान्य मानव नेत्र का जो निकटतम दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और अगर आपका दूरस्थ बिंदु पूछे, ठीक है, अगर आपका ये तो आपका लीस्ट डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और अगर आपका सबसे दूरस्थ बिंदु पूछे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी। फिर क्या देखिए, क्या फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है? क्या कहते हैं उसको? एपीकल्चर, या फिर आपका हार्टिकल्चर, या सेरीकल्चर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 28 का बी, हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर याद रखिएगा ये सब टर्म। ठीक है, किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? बुध, पृथ्वी, बृहस्पति या शुक्र? तो ये सारा नाम किसका है? शुक्र का। शुक्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, तो 29 का हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किस आकृति की वस्तुओं पर तरल घर्षण कम होता है? आयताकार, वर्गाकार, या नौकाकार, या वृत्ताकार? तो किसमें बोल रहा है जो घर्षण कम होगा? कौन सी आकृति की वस्तुओं पर? ठीक है, तो इसका हो जाएगा नौकाकार। जो बोट शेप होता है उसमें घर्षण कम होगा। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसा जीवाणु के द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरणीय, या अजैव निम्नीकरणीय? जैव निम्नीकरण, या फिर जैव अनिम्नीकरणीय, या संश्लेषित रेशा, या अपघटक? जो अपघटित हो जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपघटक बोलेंगे। जनरल से बात है। ठीक है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे
जीवाणु के द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाता है? अपघटक। आप अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। यहाँ तो मुझे डी ही लग रहा है सही, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल, ये भी ठीक है। डिकम्पोजर्स, अपघटक जो होते हैं जो पदार्थों को अपघटित करता है, पदार्थ जो प्राकृतिक। अच्छा, यहाँ पर अगर उस जीवाणु, जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है पदार्थ जो प्राकृतिक। अगर क्वेश्चन पढ़ने की वजह से ये गलती हुआ था। अगर बोल रहा है अपघटित कौन कर रहा है, ठीक है। अगर पदार्थों का प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा अपघटित हो रहा है तो उसका जो अपघटन है वो कौन करा रहा है? तो अपघटक कराता है। तो अब पूछ रहा है वो कौन से होते हैं जिनका अपघटन होता है जीवाणुओं द्वारा, तो वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाए जैव निम्नीकरणीय, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो तारत्व पर या आयाम पर या शोर पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी, आयाम पर निर्भर करता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड पर क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहा है? विपरीत आवेश मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। विपरीत मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है। तो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है? तो आपका अट्रैक्शन होता है, आकर्षण, ठीक है। और अगर सेम चार्जेस रहेगा तो उसमें होगा रिपल्सन। तो आप इसको याद रखिएगा। इसमें हो जाएगा आपका क्या? आकर्षण। अगर विपरीत आवेश है, ऑपोजिट चार्जेस है, तो इसमें होगा अट्रैक्शन। अगर सेम चार्जेस रहेगा तो इसमें होगा आपका रिपल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। हरितगृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है क्या है? जो हरितगृह प्रभाव जो हो रहा है या फिर जो वैश्विक तापमान के जो प्रमुख जो गैस जिसके लिए उत्तरदायी है वो कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो ये दोनों गैस जो है वो उत्तरदायी है। कौन कौन से? CO2 एंड मीथेन CH4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। वह पुस्तक जिसमें सभी क्या है संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है कहलाता है, इसको क्या कहते हैं? ब्लू डाटा बुक या फिर ग्रीन डाटा बुक या फिर येलो डाटा बुक या रेड डाटा बुक। तो इसको हम लोग रेड डाटा बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक। इसके बारे में भी आप कहीं ना कहीं सुने ही होंगे, ठीक है। फिर क्या है? निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, जो जीव जंतुओं के गलने सड़ने से प्राप्त हुआ है, ठीक है, उनके अपघटन से जो मिला है। साफ सुथरा आप ऐसे जान लीजिए। तो सौर ऊर्जा, ये तो एक प्राकृतिक ऊर्जा है, ठीक है, ये हमें सन से मिल रहा है। परमाणु ऊर्जा, ये भी नहीं होगा। जल ऊर्जा, ये भी नहीं है। तो कोयला जो है एक जीवाश्म ईंधन है, जो क्या हुआ वर्षों पहले जब पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु पृथ्वी के नीचे दब गए थे, जिससे क्या हुआ वो एक ईंधन के रूप में लास्ट में क्या हुए, वो उनका शरीर गल गया पूरी तरह से और वो एक जीवाश्म ईंधन बन गए, ठीक है। तो वो पेड़ पौधे के दबने से या फिर जितने जीव जंतु थे उनके दबने से ही ये ईंधन बनाए कोयला, ठीक है। और ये हमारे पास लिमिटेड है और ये एक समय पे ऐसा भी आएगा कि कोयला जो है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है ना, है ना, इसलिए। कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच जो खाली संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रिक्तिकाएं या केंद्रक। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी, रिक्तिकाएं बोलेंगे, ठीक है। वैक्यूल्स। कौन सी अधातु कमरे के ताप में
देखिए, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है। श्वेत फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, सोडियम या पारा? मर्क्यूरी। तो इसका कौन सा हो जाएगा 38 का? ऑप्शन नंबर ए। जो आपको व्हाइट फास्फोरस, श्वेत जो फास्फोरस है वो आपके वायु के साथ भी अभिक्रिया करता है, कमरे के तापमान भी। ठीक है। किन्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या रॉबर्ट हुक ने, या लुईस पास्चर ने? तो किन्वन जो था वो प्रक्रिया की खोज लुईस पास्चर ने किया था। ठीक है। ये सब जो है ये सब को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, और ये सब बार बार कहीं ना कहीं रिपीट होने वाले क्वेश्चन में से आता है। ठीक है। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है चालक विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, या विद्युत धारा के त्वरित प्रभाव का? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, जिसकी वजह से क्या होता है? विलयन के रंग में परिवर्तन आता है। क्या है? विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था, जिनका नाम था, क्या था? क्या है? बारबी, या फिर चार्ली, या फिर डॉली, या फिर सिम्बिया? क्या हो जाएगा इसका? 41 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और कुछ ही क्वेश्चन है। देखिए, तरल है क्या है? ठोस एवं द्रव दोनों, या फिर ठोस एवं गैस दोनों, या द्रव और गैस दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका कौन सा हो जाएगा? फ्लूइड इज क्या है? फ्लूइड क्या है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ये द्रव भी होता है, और गैस जो होता है वो क्या होता है? तरल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है? कौन है? पानी तो नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है, CO2 या तेल? तो CO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं आंसर को। चलिए, क्या है? लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग कहलाता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं आप लोग क्या बोलते हैं? लैरिक्स कहते हैं, या थायराइड बोलेंगे, या नॉन ऑफ अबव बोलेंगे, या एडम एप्पल, या फिर नेक स्टोन भी बोलेंगे? तो इसको क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं, एडम एप्पल या फिर नेक स्टोन। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश या फिर सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? अनाज, फसल, कृषि या खेती? तो इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी। तो इसको फसल बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है? तो खगोलीय पिंडों की जो दूरी होती है उनके बीच की जो दूरी होती है उसको किससे मापते हैं? किलोमीटर, मीटर, या प्रकाश वर्ष, या सौर वर्ष? तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर? तो प्रकाश में मापते हैं, प्रकाश वर्ष में। ठीक है, लाइट ईयर में मापते हैं। घर्षण चिकनी सतहों की अपेक्षा क्या है? रुखड़े सतहों पर क्या होती है? घर्षण जो होता है चिकनी सतहों में क्या होता है? घर्षण अधिक होता है, और जो रुखड़े सतह होता है उसमें घर्षण कम होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? रुखड़े सतहों पर घर्षण। ऐसे अगर कोई प्लेन सड़क है, ठीक है, कोई यहाँ अगर ढलान है तो उसमें घर्षण कम होगा कि ज़्यादा होगा? बताइए। अगर कोई चीज़ प्लेन है, चिकने सतहों में क्या होता है? घर्षण बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से उसमें स्लिप करते हैं इंसान। ठीक है। चिकना सतह जब रहेगा तो उसमें हम चलते चलते क्या करते हैं? उसमें
स्लिप करने लगते हैं क्योंकि उसमें घर्षण कम होता है। तो लेकिन जो रुखड़े जो सतह होता है उसमें क्या होता है, घर्षण अधिक होता है। तो यही पूछ रहे हैं, घर्षण चिकने सतह की अपेक्षा रुखड़े सतह पर अधिक होती है। रुखड़े सतह पर पूछ रहे हैं तो उसमें अधिक होती है। निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है, प्लास्टिक या सेलुलोज या एक्रेलिक या नायलॉन? तो इसका कौन सा हो जाएगा, बी सेलुलोज। नेचुरल पॉलीमर पूछ रहे हैं तो सेलुलोज हो जाएगा। इसके जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं सुरीली ध्वनि, संगीत या शोर या सुखद। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शोर बोलेंगे। जो सुनने में हमको क्या लगता है, अप्रिय, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, अनप्लेजेंट लगता है, तो इसको शोर बोलेंगे। इसका सी हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका आज का क्वेश्चन खत्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।